अस्सलाम वालेकुम क्लास। अच्छा, लास्ट टाइम जो है मैंने आप लोगों को इसके क्रिटिसिज्म का जो है वो मैंने आप लोग से पढ़ने कहा था और बाकी लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया था और आप लोगों के रिस्पॉन्सेज भी मैंने देखने हैं। अब जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है दैट इज़ इन्फ्लुएंस ऑफ द स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम ऑन इंडस्ट्री। Industrial enterprises collectively and individually have a system of stratification that has internal and external aspect. Like अगर हम इंडस्ट्रियल enterprises को देखें तो collectively भी और individually भी एक जो stratification का system होता है वो internal और external दोनों aspect में पाया जाता है. Internally, the division of various types of workers and managers into strata may be held to be functional or dysfunctional for the enterprises और द इंडस्ट्रियल सिस्टम एज अ होल। अब इसमें आप ये देखो इंटरनली क्या होता है कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओ, किसी भी इंडस्ट्री में, तो टाइप्स ऑफ वर्कर्स और मैनेजर्स के दरमियान एक स्ट्रेटिफिकेशन में डिवाइड किया हुआ होता है कि कौन से टॉप पोजीशन पे आ रहे हैं, कौन से लेस पोजीशन पे आ रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसमें ये चीज़ आती है कि कौन सी जो वर्कर्स हैं वो किस टाइम पे फंक्शनल है और किस टाइम पे डिसफंक्शनल हैं। ये ओवरऑल एक सेटअप जो सर्टिफिकेशन का है ये इंडस्ट्री में स्टार्ट हुआ होता है। Externally, it is possible to trace the ways in which status stratification in the community influence the status privilege that are according to certain individuals in their occupation role. आगे जो बात आती है वो यही आती है कि ये जो इंटरनल है ये तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है। अब एक्सटर्नल कैसे ट्रेस होता है? एक्सटर्नल आपका जो स्टेटस होता है कम्युनिटी में और उसके अकॉर्डिंग आपको जो पावर मिलती है या प्रिविलेज मिलती है आपके ऑक्यूपेशनल रोल की वजह से, वो भी एक सर्टिफिकेशन है। जैसे अगर हम कहते हैं कि लेट्स सपोज एक इंजीनियर जो है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में चाहे चौथे पाँचवें नंबर पे आ रहा है, ठीक है, लेकिन एक सोसाइटल लेवल पे या कम्युनिटी में देखें तो लोग उसको कैसे कंसिडर कर रहे होते हैं कि यार ये इंजीनियर है, ठीक है। सेम है, डॉक्टर सीनियर है या डॉक्टर जूनियर है, ये ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में तो डिफरेंट सर्टिफिकेशन है, ये इंटरनल सर्टिफिकेशन है। लेकिन एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन क्या है कि एक्सटर्नल में ये कि आप सीनियर डॉक्टर हो या जूनियर डॉक्टर हो ये मैटर नहीं करता। कम्युनिटी आपको एज अ डॉक्टर देख रही होती है, कम्युनिटी आपको ये देख रही होती है कि आपका एक प्रेस्टिजियस एक स्टेटस है आपका सोसाइटी में, ठीक है। Just as there are social classes or status groups in society at large, so within industrial enterprises there are hierarchical level of authority to which varying degree of status are attached. The various roles in industry are structured by levels of authority, with the chief executive at the top and the ordinary worker at the bottom. Furthermore, these levels of authority are associated with inequalities in working condition. For example, in one national survey, 98% of operatives were required to clock in compared with 6% of senior managers who had to book or clock in. 90% of operative lost pay if they were late, while only 4% of senior managers did so. Fringe benefits are also unequally distributed. For example, in 1968, employers paid into their pension funds more than 3 times as much money on behalf of each staff members of the fund as they did on behalf of each manual worker who was also a member. What are the reasons for the existence of stratification system in industry? अच्छा, अब यहाँ पे वो ये कहता है कि अगर जिस तरीके से हम सोशल क्लास की या स्टेटस ग्रुप की बात करते हैं सोसाइटी पे एट लार्ज, वैसे इन इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेस में क्या ये जो हायरार्की लेवल है वो किस तरीके से जो हायरार्की लेवल है वो डिपेंड करती है आपकी जो पोजीशन है आपकी इंडस्ट्री के अंदर उतनी ही आपके पास अथॉरिटी है, ठीक है। और आपके जो वेरियस रोल्स है इंडस्ट्री में उतनी ही आपको लेवल ऑफ अथॉरिटी मिल रही है। जैसे एक जो चीफ एग्जेक्टिव है जो टॉप मोस्ट पोजीशन पे है उसकी अथॉरिटी डिफरेंट होगी, एक जो वर्कर है बॉटम पे उसके पास कम अथॉरिटी होगी। अब इस बेसिस पे वो कहते हैं कि इनइक्वालिटी भी आ जाती है। जैसे एक सर्वे के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि 98% जो ऑपरेटिव्स हैं वो ये कहते हैं, इसको अगर हम देखें हमारी सोसाइटी में भी ये चीज़ एग्जिस्ट करती है कि हमेशा जो ऊपर वाला होता है वो नीचे को प्रेशराइज कर रहा होता है, नीचे वाले के पास उतनी अथॉरिटी क्योंकि नहीं होती है उसको फॉलो करना होता है। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पर उन्होंने कहा है कि 98% लोगों का ये जो रिव्यू आया कि अगर एक जूनियर लेवल का बंदा है जैसे क्लर्क है या कोई जूनियर लेवल का वर्कर है वो लेट आता है तो उसकी पे कटती है, लेकिन सीनियर जो है वो लेट आता है तो बहुत रेयरली उसकी पे कटती है। क्यों? क्योंकि वो सीनियर लेवल पे है, उसके पास अथॉरिटी है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन आ जाती है। फिर आगे उन्होंने बात की कि
एक जो, क्योंकि हम हमारे पास जितनी अथॉरिटी होती है ना, हम उसके साथ एक अपनी बॉन्डिंग भी वैसे ही अटैच करते हैं, लाइक जिससे आपको जितना ज़्यादा काम निकल रहा है आप उसको उतना फेवर देना चाहोगे, और जो जूनियर लेवल पे आपको पता है कि मुझे इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं दे रहा, तो आप उसके लिए उसको भी इतने फेवर्स आप नहीं दोगे। जैसे उन्होंने कहा कि 1968 की एक सर्वे के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि बहुत जो सीनियर लेवल के स्टाफ मेंबर्स हैं वो आपस में एक दूसरे के पेंशन निकलवाने में हेल्प आउट करते रहें। क्यों? क्योंकि उनको ये था कि आज हम इनकी हेल्प करेंगे तो कल को हमारा भी रास्ता आसान होगा। लेकिन एक जो जूनियर लेवल का बंदा है, अगर वो परेशानी में है तो बहुत रेयरली उसकी हेल्प को लोग जाते हैं। कोशिश करेंगे कि हाँ हेल्प हो जाए, लेकिन उतनी ज़्यादा प्रेशराइज से नहीं करेंगे जितने वो अपने साथ के लोगों को कर रहे होते। क्यों? क्योंकि उन्हें ये होता है कि यार इससे आगे हमें कल को काम पड़ सकता है, उससे तो हमें कोई काम नहीं पड़ेगा, वो तो जूनियर लेवल का है, उससे हमसे पढ़ सकता है, हमें उससे नहीं पढ़ सकता। तो ये एक डिस्क्रिमिनेशन आ जाती है। फिर आगे आता है इसमें reasons. Defenders of the status system in industry stress the need to recruit manager and technical experts by offering appropriate rewards, including those of higher status. Critics of status consciousness is consciousness in industry points to its divisive consequence, such as failure of communication between strata, and in class terms the attitude associated with the recognition of two sides of industry, that is management and worker. There is ample evidence of the concern with status in industry on the part of both management and worker. Many managers expect their hours of work and privilege associated with their employment to be sharply distinguished from those of lower grades. A process of social differentiation is often active within the management structure as well as between managers and other employees. Clement found that senior management positions tend to be filled by men who were of higher social origin and who were even trained for senior management posts at an earlier point in their career. अच्छा, अब यहाँ पे ये देखो, वो कहते हैं कि क्यों ये डिस्क्रिमिनेशन की जाती है। अब जो स्टेटस सिस्टम के डिफेंडर्स हैं वो इस बात पे स्ट्रेस करते हैं कि अगर हम इक्वल रख देंगे हर चीज़ टेक्निकल एक्सपर्ट्स या रिक्रूट मैनेजर के दरमियान या वर्कर्स और मैनेजमेंट के दरमियान, तो आप कोई भी बंदा जो है वो ज़्यादा नहीं पढ़ेगा, ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करेगा, क्योंकि उसको यही होगा कि हाई पोजीशन और लोअर पोजीशन तो सेम ही है, तो मुझे क्या ज़रूरत है मेहनत करने की। तो ये पॉइंट जो है ये टू सम एक्सटेंट ठीक है, लेकिन अब इसके अदर कॉन्सिक्वेंसेस क्या आते हैं कि ये जो क्लास टर्म्स ये जो की वजह से विद इन इंडस्ट्री टू साइड्स बन जाती हैं, एक मैनेजमेंट वालों की साइड्स और एक वर्कर वालों की साइड्स, ठीक है। और मैनेजमेंट वालों की कोशिश ये होती है कि वो हमेशा इस चीज़ को ये लेते हैं कि भाई हम सीनियर लेवल पे हैं, हमने ज़्यादा पढ़ाई की हुई है, हमारी पोस्ट डिफरेंट है, तो हमें डिस्टिंग्विश किया जाए लोअर लेवल से। वो डिस्टिंग्विश किस तरह किया जाए कि हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दिए जाएँ लोअर लेवल्स की निस्बत, हमें हमारी पे स्केल ज़्यादा हो, हमारी छुट्टियों में डिफरेंस हो, हमारी वर्किंग आवर्स में डिफरेंस हो, ठीक है। फिर जैसे एक और इन्होंने ऑप्शन दिए, एग्जांपल दिए जो केलमेंट, आई गेस सो इट्स केलमेंट और सीमेंट, आई डोंट नो। अच्छा, ये क्या कहता था, ये कहता था कि हमारी सोसाइटी में आज भी अगर हम देखें तो सीनियर पोजीशंस को फिलअप किया ही उन लोगों से जाता है जिनके पास जिन्होंने अर्ली स्टेज पे अपने करियर में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस जो है वो गेन कर लिया, और मोस्टली मेन को। क्यों? क्योंकि ये एक बड़ी एक डिस्टिंग्विश है, ऑल ओवर दी वर्ल्ड है। एशियन सोसाइटीज़ में ये ज़्यादा है कि समझा ये जाता है कि सीनियर पोस्ट पे सिर्फ मर्द ही बेहतर बैठ सकता है और वो ही अथॉरिटी को बेहतर रेगुलेट कर सकता है, औरत जो है वो अथॉरिटी को इतना रेगुलेट नहीं कर सकती। इसीलिए आज तक बहुत रेयरली कोई फीमेल्स जो हैं वो लीड पोजीशन पे आती हैं, टॉप मोस्ट की पोजीशन पे, ठीक है। वर्कर शोज कंसर्न फॉर स्टेटस इन डिफरेंट वेज। Those who are moved to another job at the same time, same pay but with lower informal workers show concern for status in different ways. Those who move to another job at the same pay but with lower informal status often become deeply resentful. Difference in wage rates between various jobs are also important in establishing status. Workers are often more concerned with how their wages compare with others, the differential, than the absolute amount. Hence, the difficulty of devising a generally acceptable income policy. To what extent can status position in the workplace be kept separate from status position outside the workplace? It seems that some degree of separation between the two statuses is possible for many workers.
The principal factors for helping this are the tendency for people no longer to carry the marks of their occupation with them into non-work life, shorter working hours, and the comparative rarity of having work as a central life interest, and least in term of informal relationship. अच्छा, अब यहाँ पे वो ये कहते हैं कि अब इश्यू ये आता है कि समटाइम्स लोग ये जो अब अगेन इकोनॉमिकल बात इस पे आ जाती है कि इसमें मैं कहाँ चली गई हूँ। इकोनॉमिकल बात इसमें क्या आ जाती है कि वो ये कहते हैं कि बहुत सारे जो वर्कर्स हैं वो इवन सेम पोस्ट पे किसी और जगह पे अपनी जॉब स्विच करने को तैयार हो जाते हैं अगर उन्हें सैलरी ज़्यादा मिल रही हो, यानी पोस्ट चेंज ना हो रही हो पर सैलरी ज़्यादा मिल रही हो, तो वो क्यों शिफ्ट करने को तैयार हो जाते हैं? क्योंकि वो ये समझते हैं कि हमारा स्टेटस तो सोसाइटल लेवल पे, अगर हमारा विद इन इंडस्ट्री हमारा स्टेटस ना चेंज हो रहा हो, बट हमारी सैलरी के डिफरेंस की वजह से हमारा सोसाइटल लेवल पे हमारा स्टेटस चेंज हो जाएगा। सो दैट्स वाई वो सेम पोजीशन पे जॉब स्विच करने को तैयार होते हैं अगर सैलरी चेंज हो रही हो, ठीक है। और फिर कुछ लोगों की ये कोशिश होती है, लाइक अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे यही बात कहता है कि अगर आपकी जो पोस्ट है आपकी इंडस्ट्री में आप या जो आप काम कर रहे हो वो आपको लगता है कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग आपका स्टेटस लो कर रही होती है, तो आप सोसाइटी में बताना ही नहीं चाहते, या आप छुपाओगे या आप अपनी वर्क लाइफ को अपनी इनफॉर्मल लाइफ से डिफ्रेंशिएट करोगे। लेकिन अगर आपका स्टेटस एक हाई प्रोफाइल जॉब पे आप हो तो आप उससे अपनी पर्सनल लाइफ में भी शो करने की कोशिश करोगे और उसकी बेसिस पे आप बहुत सारे रिलेशंस भी बनाने की कोशिश करते हो, ठीक है। डिवोर्स बिटवीन स्टेटस एट वर्क इन द कम्युनिटी Divorce between status at work in the community and in the community, however, less in rural than urban areas, because status is ascribed to categories who share clusters of characteristics with whose components members one doesn't necessarily interact. That the consumption centered and obvious status attribute of working class have become more like those of the middle class cannot be denied, although social strata within industry and the authority relationship on which these are based have remained broadly unchanged. As Goldthorpe and his colleague remarked, despite his affluence, the workers' experience of the social division of workplace, of the power and remoteness of management, and of his own inconsiderable chances of ever being anything but a manual wage earner all generally dispose him to think of himself as a member of class of ordinary worker and to seek collective rather than individualistic solutions to his problem. अच्छा, अब वो यही बात करते हैं जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि हम अपने रिलेशनशिप्स भी जो हैं वो अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग बना रहे होते हैं। लाइक आप देखो रूरल एरियाज़ में मैरिजेस इतनी मटेरियलिस्टिक बेस नहीं होती और ना ही डिवोर्स की रीज़न्स ये बनती हैं कि वो लाइक बंदा अच्छा कमा नहीं रहा या अच्छे स्टेटस पे नहीं है या ग्रूम नहीं कर रहा या आगे मज़ीद अपनी जॉब में आगे नहीं जा रहा, जितना अर्बन एरियाज़ में होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पे आपका जो स्टेटस है, आपकी जो जॉब है, आपका जो बिज़नेस है या जो आपकी अर्निंग है, वो आपकी पर्सनल लाइफ और आपके सोशल रिलेशंस पे भी बड़ी इफ़ेक्ट कर रही होती है। और अगर आप किसी हाई प्रोफाइल जॉब पे हो, आप किसी ऊंचे पोस्ट पे हो या आपकी अर्निंग इतनी ज़्यादा है, तो आप इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच अपनाओगे डिसीजन में। आप कहोगे कि नहीं, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं अपना डिसीजन खुद ले सकता हूँ। क्यों? क्योंकि आप अपने इकोनॉमिक पावर को यूज़ करोगे। लेकिन जब आपकी इकोनॉमिक पावर जो है वो ज़्यादा नहीं है या आप अपने आप को समझते हो कि आप एक ऐसी अच्छी हाई प्रोफाइल जॉब पे नहीं हो और आपकी जॉब की वजह से, आपके काम की वजह से लोग आपसे शायद रिलेशन ना बनाएं, तो आप कलेक्टिव डिसीजन के ऊपर जाते हो। फिर आप दूसरों के साथ मिल के डिसीजन करने पे जा रहे हो, तो फिर आप इंडिविजुअल अप्रोच नहीं लेते, ठीक है। From an international comparison of organization 5 countries, Tannenbaum and his colleague concluded that participativeness is a basis for minimizing the impact of hierarchy and for reducing inequality. The more participative socialist plans were more likely to come closer to realizing equalitarian ideals than the less participative privately owned plans, but some capitalist plans were found to be more hierarchical than some socialist one. अच्छा, यहाँ पे इसने क्या कंपैरिजन किया था? इसने 5 कंट्रीज़ के ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान कंपैरिजन किया था और उसने ये कंक्लूड किया था कि सोशलिज्म जो है
वो इनइक्वालिटी को कम करती है, कैपिटलिज्म जो है वो इनइक्वालिटी को बढ़ाती है। अब एक जो सोशलिस्ट प्लांट वो ये कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन या एक इंडस्ट्री जो कि प्लांट, ये वो इंडस्ट्रियल वाले प्लांट की बात कर रहे हैं, कि जहाँ पे जब लोग मिल के काम कर रहे होंगे तो उनके दरमियान और सब अपनी अपनी पार्टिसिपेशन दे रहे होंगे तो उनके दरमियान हायरार्की जो है वो कम होगी। और जब जो है लोग इंडिविजुअल लेवल पे काम कर रहे होंगे तो इतनी हायरार्की जो है वो ज़्यादा होगी।